हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक कंसेप्ट जो थे पॉलिटी के, उसमें उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, वो किस तरीके से वजूद में आया है, उसकी हिस्ट्री क्या है, कहां से ये स्टार्ट हुआ, कहां से कॉन्स्टिट्यूशन का इनिशिएशन हुआ है, किस तरीके से ये इवॉल्व हुआ स्टेप बाय स्टेप, और फाइनली हमारे पास फिर एनेक्ट किया कंप्लीट एक कॉडिफाइड फॉर्म में। तो 1500 हम स्टार्ट करेंगे यहां से 1599 एडी की अगर हम बात करते हैं तो एक कंपनी बनती है ब्रिटिश में एक कंपनी बनती है जिसका नाम होता है मर्चेंट एडवेंचरर्स। क्या होता है? मर्चेंट एडवेंचरर्स एक कंपनी होती है, जो कंपनी जो है एस्टेब्लिश की जाती है कुछ ट्रेडर्स के द्वारा। कुछ ट्रेडर्स होते हैं, कुछ एडवेंचरर्स होते हैं जो सी फेयरिंग एक्टिविटीज करना चाहते हैं। कुछ ट्रेडर्स हमारे पास होते हैं ब्रिटिश में, मतलब हमारे नहीं होते हैं, जो हमारे पास ब्रिटिश में कुछ ट्रेडर्स होते हैं, वो ट्रेडर्स एक एसोसिएशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसोसिएशन बनाते हैं। किस चीज के लिए? ताकि वो ट्रेड करेंगे ईस्ट में। ठीक है, ब्रिटेन में हमारे पास कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेडर एसोसिएशन बनाते हैं ताकि वो ईस्ट में ट्रेड कर पाए। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्रिटिश से पहले, इंग्लिश से पहले कुछ यहां पर यूरोपियन कंपनीज आई थी, जैसे पोर्तुगीज थी, डच थी, फ्रेंच ऑलरेडी थी। वहां पर कुछ ईस्ट इंडिया कंपनीज, इनको हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनीज, बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज यहां पर आई थी। कहां पर? ईस्ट में। अब ईस्ट में इंक्लूड होता है इंडिया भी, तो हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। बहुत सारी ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहां पर आती है तो इनको यहां पर जब ये ट्रेड करते हैं, ये ट्रेड जो होता है उनके लिए लुक्रेटिव होता है, बहुत प्रॉफिटेबल होता है। इन सब को ईस्ट के साथ ट्रेड करने में के बाद बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। मतलब यहां से वो बहुत रिसोर्सेज लेते हैं और वो रिसोर्सेज जो है यूरोपियन मार्केट्स में सेल करते हैं। जब वो यूरोपियन मार्केट्स में सेल करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। यही देखने के बाद 1599 में ब्रिटिश जो है वहां पर, या ब्रिटेन की अगर हम बात करेंगे या इंग्लिश की बात करेंगे, वहां पर कुछ ट्रेडर्स जो होते हैं, वो ट्रेडर एक एसोसिएशन बनाते हैं और परमिशन चाहते हैं वहां के मोनार्क से कि हमने ट्रेड करना है ईस्ट में। अब रीजन क्या है? ये सब कुछ रीजन, क्योंकि अगर सबने वहां ईस्ट में ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिला, तो इसलिए हम भी यहां पर ट्रेड करना चाहते हैं। तो अब क्या होता है कि 1599 में एक एसोसिएशन बनाई जाती है, एक कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम होता है मर्चेंट एडवेंचरर्स। और यही मर्चेंट एडवेंचरर्स विद द पासेज ऑफ टाइम इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहां पर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 एडी में आती है और एंटर होती है इनिशियली साउथ ईस्ट एशिया में, जो हमारे पास आइलैंड एरिया होता है, जहां पर स्पाइसेस बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी में होते हैं। ठीक है, अब यहां पर 1600 ऑनवर्ड जो हमारे पास है, अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करते हैं, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं, वो आते हैं मुगल कोर्ट में। ठीक है, मुगल कोर्ट में। अच्छा, ये जो हमारे पास कंपनी आते हैं यहां मुगल कोर्ट में, किस लिए? ताकि इनको परमिशन मिले कहां पर? इंडिया में ट्रेड करने के लिए। अब जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 एडी में के आसपास, मीन 1600 ऑनवर्ड, 1608 1609 के आसपास इंडिया में आती है, तो ये कंपनी इंडिया में ट्रेड करने के लिए आती है। तो इनका इंटेंशन क्या होता है कि यहां पर ट्रेड करना है। ये कंपनी हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है, इसको क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है परमिशन देती है। क्या देती है? परमिशन देती है इन द फॉर्म ऑफ चार्टर। एक चार्टर दिया जाता है
इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट आर अ रिटन प्रिंसिपल आर अ रिटन लॉ। देखो हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 एडी में आती है। 1600 एडी में उन्हें किस लिए आना है? ट्रेड करने के लिए आना है। अब सबसे पहले इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन एलिजाबेथ जो वहां का मोनार्क होता है, ठीक है कि नहीं, मतलब क्वीन होती है ये, तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है कंपनी को परमिशन देती है किस फॉर्म में? चार्टर की फॉर्म में। अब यहां पर ये जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट है ये भी इस कंपनी की शेयर होल्डर होती है, ठीक है। अच्छा, अगर ये इस कंपनी की शेयर होल्डर है तो ये चाहेगी सिर्फ यही कंपनी जो है ट्रेड करे और इससे जो भी प्रॉफिट होगा वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को भी उसमें से शेयर मिलेगा। इसलिए क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो हमारे पास है वो कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर देती है और ये चार्टर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट जो है देती है। कि इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ ट्रेड करेगी इंडिया में जो कि ब्रिटेन की कंपनी होगी। मतलब यह है कि ब्रिटिश से और ज्यादा और बाकी कोई भी कंपनी इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकती है। ब्रिटिश, देखो बाकी तो है, पुर्तगीज है हमारे पास, डच है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ब्रिटिश से आने वाली कंपनी सिर्फ यही कंपनी होगी जो इंडिया के साथ ट्रेड करेगी, बाकी कोई भी कंपनी यहां पर ट्रेड नहीं कर सकती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट मिलता है, जो यह इंप्लाई करता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली मिलती है। ट्रेड मोनोपोली मतलब यह है कि सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जिसका नाम मर्चेंट एडवेंचर था, सिर्फ वही ट्रेड करेगी कहां पर? इंडिया में। तो हमने क्या बताया कि 1600 की अगर हम बात करते हैं, 1600 एडी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में आती है एज अ ट्रेडर। ठीक है, ट्रेडर। इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग लाइसेंस मिलता है, जिसको हम कहेंगे चार्टर। ठीक है, एक ट्रेडिंग लाइसेंस मिलता है। वो ट्रेडिंग राइट इसको देता है, ट्रेडिंग लाइसेंस कौन देता है? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जब इनको ट्रेडिंग राइट देती है, वो ट्रेडिंग राइट जो होता है वो इनका एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव। जब एक्सक्लूसिव होता है तो यहां पर इनको मिलती है ट्रेड मोनोपोली। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपना ट्रेड जो है वो इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है। प्रॉफिट इंक्रीज होने से उनकी फाइनेंशियल पावर इंक्रीज होती है। फाइनेंशियल पावर जब उनकी इंक्रीज होती है, उसके बाद वो पॉलिटिकल मैटर्स में इंटरफियर करना स्टार्ट करते हैं। वो इसलिए जब इनके पास पॉलिटिकल पावर भी होगी तो ये ट्रेड जो है वो आसानी से कर सकते हैं। मींस कि एक टैक्स फ्री ट्रेड होगा। अब क्या होता है कि एक मेजर इवेंट होता है विद द पासेज ऑफ टाइम। जब ये कंटिन्यूअसली यहां पर ट्रेड करते हैं, इनका प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो अब क्या होता है कि 1757 में यहां पर एक इवेंट होता है जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। अब ये बैटल ऑफ प्लासी जो है ये किसके बीच में होती है? सिराजुद्दौला जो कि हमारे पास नवाब होते हैं बंगाल के। नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला जो होता है, जैसे कि इसके एंसेस्टर होते हैं अलीवर्दी खान होता है, जो पावरफुल हमारे पास नवाब होते हैं उस टाइम के। इसी तरीके से सिराजुद्दौला भी एक पावरफुल नवाब होता है बंगाल का। लेकिन अब यहां पर क्या होता है, यहां पर सिराजुद्दौला को बैक करता था पहले, या इससे पहले जो नवाब थे उनको बैक करते थे जगत सेठ होते थे बैंकर्स। ठीक है, बैंकर जैसे आज प्रेजेंट टाइम में मिलियनर होते हैं, बिलियनर होते हैं। जैसे हम करंट जो इंडिया की सिचुएशन देखेंगे तो यहां पर हमारे पास बिलियनर जैसे कि RIL कंपनी की हमारे पास अंबानी है, फिर हम टाटा कंपनी हमारे पास है। तो ये बड़े बड़े बिलियनर्स जो होते हैं, इसी तरीके से उस टाइम में जगत सेठ होते थे वहां पर बंगाल में। ये जगत सेठ जो थे वो नवाब, जितने भी बंगाल के नवाब होते थे उनको बैक करते थे। जब भी उनको पैसों की जरूरत होती थी उनको वो दे देते थे। मतलब इनके पास, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होता था जो वो यूटिलाइज करते थे। आर्मी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो नवाब को देते थे। लेकिन मसला क्या हुआ कि 1757 में एक कॉन्स्पिरेसी हैच की गई अगेंस्ट किसके? सिराजुद्दौला के। अब इस कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन है? तो कॉन्स्पिरेसी में हमारे पास 1757 में रॉबर्ट क्लाइव आता है मद्रास से। ठीक है, गवर्नर होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गवर्नर होता है रॉबर्ट क्लाइव।
रॉबर्ट क्लाइव मिलता है जगत सेठ के साथ, जगत सेठ जो बैंकर्स होते हैं उनके साथ। उसके बाद मीर जाफर, मीर जाफर के साथ। मीर जाफर होता है अंकल किसका, सिराजुद्दौला का, सिराजुद्दौला का, ठीक है। और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, ऑफिशियल जो होते हैं सिराजुद्दौला के साथ, उनके साथ मिलता है कौन, रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव के साथ, मीर जाफर के साथ और जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं सिराजुद्दौला के, उनके साथ एक कंस्पिरेसी हैच करता है, किसके अगेंस्ट, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। अब मसला यहां पर यह है कि इसको तो हम बैटल कहते हैं, लेकिन बैटल ये है नहीं, क्योंकि बैटल से पहले जो है इसकी विक्ट्री डिसाइड की गई थी। क्योंकि सिराजुद्दौला को पता नहीं था, जो इसके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल थे जैसे मीर जाफर था जिसको कमांड करनी होती थी बैटल में, वो ऑलरेडी मिले हुए थे, तो बैटल का यहां पर कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन 1757 में ये बैटल जो है, ये बैटल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो विक्ट्रस होती है अंडर रॉबर्ट क्लाइव। जब भी विक्ट्रस होती है तो बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल में नवाब बनाया जाता है मीर जाफर, जो कि एक पपेट नवाब होता है। मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है और नवाब मीर जाफर जो है, नवाब मीर जाफर जो है, मीर जाफर जो है उससे नवाब अब बंगाल बनाया जाता है। और अब जो है बंगाल जो है इनडायरेक्टली किनके कंट्रोल में आ जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो बंगाल जो हमारे पास है, बंगाल एक रिच प्रोविंस था, रिच प्रोविंस था, क्योंकि यहां पर जो ट्रेड जो था वो बहुत एनॉर्मस था, एनॉर्मसली यहां पर होता था। इन टर्म्स ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करेंगे, यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, यहां का जगत सेठ का रोल जो होता था उसके बेस पर यहां पर ये प्रोविंस बहुत ज्यादा रिच था। मतलब यहां पर जो ट्रेड करेगा उसका प्रॉफिट जो होगा वो 10 गुना ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस, ठीक है। तो यहां पर बंगाल की अगर हम बात करेंगे तो बंगाल अब इनडायरेक्टली, बंगाल में ट्रेड एंड कॉमर्स जो है अब कौन करेंगे, अब सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर कौन काम कर रहा है, मीर जाफर। मीर जाफर नवाब है कहां का, बंगाल का। तो बंगाल का जितना भी ट्रेड और कॉमर्स हो रहा है वो इनडायरेक्टली अब कौन कर रहा है, वो कौन कर रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मोनोपोलाइज कर रही है ट्रेड को, कहां पर, बंगाल में, बंगाल में। अब बंगाल में जब ये ट्रेड करते हैं तो यहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। जो भी रेवेन्यू यहां से जनरेट होता है वो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी आर्मी पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्मी की एडवांसमेंट में इस्तेमाल करते हैं, आर्मी को और सुपीरियर बनाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जो है जीती, बंगाल इनके कंट्रोल के अंडर आया, यहां का ट्रेड जो है उन्होंने मोनोपोलाइज किया, वहां से रेवेन्यू जनरेट हुआ, रेवेन्यू इस्तेमाल किया आर्मी में। इसका मतलब यह है कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बैटल इज दैट इट प्रोवाइड्स मिलिट्री असिस्टेंस टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसकी मदद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलिट्री सुपीरियरिटी आ गई, देखो थे तो इनिशियली ट्रेडर थे, पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर करने लगे ताकि पॉलिटिकल पावर इनके पास आ जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए इनके पास सुपीरियर आर्मी होनी चाहिए। ऑलरेडी तो यहां पर हमारे पास कंपनीज है ना, बाकी यूरोपियन कंपनी जैसे फ्रेंच है। अच्छा पोर्चुगीज की अगर हम बात करते हैं, यहां पर ज्यादा डिटेल में नहीं हमने जाना है, पोर्चुगीज की अगर हम बात करेंगे तो उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया। अगर हम डच की बात करेंगे, उनको फाइनली डिफीट किया और उनको भगाया इंडोनेशिया की ओर, एक ट्रीटी साइन की। उसके बाद हमारे पास यहां पर रहता है फ्रेंच, क्या रहता है, फ्रेंच। अब फ्रेंच के साथ उनको एक ट्रेडिशनल वार होती है, ट्रेडिशनल जिसको हम कहते हैं ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन। इसके थ्रू यहां पर 3 बैटल्स होती हैं, कार्नाटिक फर्स्ट, कार्नाटिक 2, कार्नाटिक 3। जो 3 होती है वो होती है बैटल ऑफ वेंडिवाश, जो फाइनल डिसीजन बैटल होती है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो वो सुप्रीम पावर यहां पर बन जाती है। ये बैटल ऑफ वेंडिवाश में जो आर्मी का इस्तेमाल किया गया था उस पे जितना भी खर्चा आ रहा था वो बंगाल से प्रोवाइड किया गया। इसका मतलब यह है कि यहां पर बंगाल को ऑक्युपाई करने के बाद उनकी आर्मी स्ट्रांग हुई और जितने भी राइवलरीज थे उनको डिफीट करने में आसानी हो गई। और जितने भी इंडिजिनियस, एक के फॉरेन, दूसरों के इंडिजिनियस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के राइवलरीज जो थे उनके अगेंस्ट भी उन्होंने यही आर्मी की इस्तेमाल की। इसका मतलब यह है इंडिया का रिसोर्स इस्तेमाल किया, इंडिया के रूलर्स थे उन पे ही इस्तेमाल किया, और जो फॉरेन राइवलरीज थे उन पे भी इस्तेमाल किया। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले जब उन्होंने बैटल शुरू की, ठीक है कि नहीं, वो कहां से स्टार्ट की, वो बंगाल से स्टार्ट की, ठीक है कि नहीं। वहां से आर्मी को और सुपीरियर बनाया गया, तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, अब ट्रेडर से ये चेंज होने लगे आहिस्ता आहिस्ता मिलिट्री सुपीरियरिटी की ओर। तो अब उनके पास मिलिट्री पावर आ गई, मिलिट्री
पावर आ गई। जब मिलिट्री पावर आ गई तो नेक्स्ट क्या होता है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होती है, बैटल ऑफ बक्सर होती है। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, या मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, या हम अगर बात करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट बन जाता है बैटल ऑफ बक्सर। 1764 की अगर हम बात करते हैं, अक्टूबर 1764 की अगर हम बात करते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। अब बैटल ऑफ बक्सर जो है ये किस किस के बीच में होती है, एक होती है ग्रैंड अलायंस, ग्रैंड अलायंस, और दूसरा होता है ब्रिटिश पावर, मींस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ग्रैंड अलायंस में होता है नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम, मीर कासिम अ पपेट नवाब, उसके बाद नवाब ऑफ अवध शाह शुजा या शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, तीसरा एम्परर, एम्परर मुगल एम्परर शाह आलम, आलम। ये तीनों मिलते हैं किसके अगेंस्ट, कि ब्रिटिश को हराना है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो कमांड कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास आर्मी है वो डिफरेंट कमांडर के अंडर है। यहां पर ब्रिटिश पावर में होता है हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो, और गवर्नर कौन होता है, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। यहां पर एक कमांडर है, यहां पर 3 कमांडर है। टोटल आर्मी यहां पर होती है अराउंड 70,000, यहां पर होती है इसकी 1/10, ठीक है, इसकी 1/10 आर्मी होती है ब्रिटिश की, और ये ब्रिटिश 1/10 आर्मी जो है इस 70,000 को आसानी से हराती है। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो किसके फेवर में आती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में आ जाती है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि 1765 में, 1765 में ट्रीटी साइन करनी पड़ती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद किस किस के बीच में साइन होती है, रॉबर्ट क्लाइव, नवाब ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम। अब ये ट्रीटी जो है वो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब ऑफ अवध, मीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और नवाब ऑफ अवध और नवाब शाह आलम की अगर हम बात, मुगल एम्परर शाह आलम की अगर हम बात करेंगे सेकंड, उनके बीच में ट्रीटी एक साइन होती है। अवध का नवाब जो है, सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अवध को अपने टेरिटरी में या अपनी एम्पायर में एनेक्स नहीं करते हैं, क्योंकि अवध ऑलरेडी जो है इसके फ्रंटियर में बहुत सारे बाकी जैसे अफगान थे, मराठास थे, तो इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किए। ठीक है, तो यहां पर उन्हें अपना रेजिडेंट रखा, और नवाब ऑफ अवध जो था उसको कहा कि वो कारा और इलाहाबाद जो है वो किसको दे, शाह आलम के कंट्रोल के अंडर। और शाह आलम की अगर हम बात करेंगे, शाह आलम को 25 लाख पेंशन स्टार्ट की। ठीक है, किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। इन रिटर्न की अगर हम बात करेंगे, शाह आलम ने, शाह आलम सेकंड ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट दिए, दीवानी राइट्स दिए, मींस रेवेन्यू कलेक्शन राइट, रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स दिए। किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट दिए, कहां कहां के, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये 3 इंपॉर्टेंट और रिच प्रोविंस थे जिनका दीवानी राइट जो है, मींस रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन राइट जो है वो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को है। और इसके रिटर्न में शाह आलम को क्या मिल रहा है, सिर्फ 25 लाख मिल रहे हैं। और ये जितना भी ट्रेड इन 3 जगहों पर हो रहा है बिल्कुल टैक्स फ्री हो रहा है, और जहां यहां का जितना भी लैंड रेवेन्यू होगा, कुछ भी रेवेन्यू होगा, वो कौन कलेक्ट करेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो हमारे पास रूलर वहां पर होगा, बंगाल का गवर्नर जो होगा, बंगाल का गवर्नर जो होगा उसके पास निजामत राइट होगा। क्या होगा, निजामत राइट्स, मींस दीवानी राइट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, बंगाल गवर्नर के पास क्या है अब, सिर्फ निजामत राइट्स, मींस जो यहां वहां पर जुरिस्डिक्शन, जैसे हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल जुरिस्डिक्शन एटसेट्रा, वो इसके पास है। और फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। इसका मतलब 2 किस्म की गवर्नेंस यहां पर चल रही है, एक है निजामत, दूसरी है दीवानी। बट विद द पासेज ऑफ टाइम ये निजामत राइट भी, नजमुद्दौला की अगर हम बात करेंगे, नजमुद्दौला जो है वो फिर निजामत राइट जो है वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। इसका मतलब यह है कि जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव एक सिविल सर्वेंट था शायद, या गवर्नर भी था, बट जो हमारे पास रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव के अंडर यहां पर बंगाल में ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चलता है। अब अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर अब बहुत सारा एरिया जो है आहिस्ता आहिस्ता, जब ये बैटल ऑफ बक्सर होता है, इसका आउटकम एक ये है, दूसरा ये भी है, दूसरा इन्फ्लुएंस या दूसरा बैटल ऑफ बक्सर का एक सिग्निफिकेंस ये है, और दूसरा सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करेंगे, यहां पर सिर्फ नवाब ऑफ बंगाल की अगर हम बात करेंगे, सिर्फ उसकी डिफीट नहीं हुई थी, यहां पर मुगल एम्परर जो कि एम्परर था, जो कि एम्परर था इंडियन सबकॉन्टिनेंट की का
एक्सक्लूडिंग साउथ, ठीक है कि नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का उसकी भी डिफीट हुई। तो यहां से क्लियर आइडिया हुआ ब्रिटिशर्स को कि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कॉलोनाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉलोनाइज आसानी से कर सकते हैं। मींस यहां पर वो अपना रूल स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो, अब इनके पास जो है बहुत सारे रिच प्रोविंसेस हैं। बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, अवध उनका बफर जोन है, ठीक है कि नहीं, मुंबई है, उनकी सीट है, मुंबई है, मद्रास है, बहुत सारे एरिया इनके अंडर आ गए जहां पर ये ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, विद द पासेज ऑफ टाइम, विद द पासेज ऑफ टाइम, अब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आहिस्ता आहिस्ता रिच होना स्टार्ट होती है। इनके पास बहुत ज्यादा पैसा बन जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट ये गेन करते हैं। लेकिन मसला यहां पर यह है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट जो है, रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे उसमें रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो रहा है, उसमें रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, उनका इनकम डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट होते हैं, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो आप भी बनना चाहते हैं, जो सिविल सर्वेंट होते हैं या जो ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, उनकी इनकम इंक्रीज होती है। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा रिच बनने जा रहे हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स रिच होते जा रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करेंगे, इसकी इनकम जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। मैं क्या कह रहा हूं, जब ये सब कुछ इनके अंडर एनेक्स किया जाता है, ब्रिटिश टेरिटरी के अंडर एनेक्स किया जाता है, तो विद द पासेज ऑफ टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उनका रेवेन्यू जो है इंक्रीज होता है। लेकिन जब क्लियरली देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज होता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट, जो ऑफिशियल होते हैं, उनका रेवेन्यू जो है, उनकी इनकम जो है इंक्रीज होती है। यहां से क्लियर पता चलता है कि ये जो सर्वेंट है वो बहुत मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिसमैनेजमेंट, या हम कहेंगे करप्शन। ठीक है, ये आप हिस्ट्री में भी, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, दस्तक एक्सेट्रा, जो इनको प्रिविलेजेस दिए गए थे उनका मिसयूज किया जाता है, ठीक है कि नहीं। जितने भी सर्वेंट होते हैं वो करप्शन लेते हैं, जो इंडिजिनियस नेटिव पीपल्स होते हैं, नेटिव ट्रेडर्स होते हैं, उनसे करप्शन, उनसे पैसे लिया जाता है, प्रेजेंट्स लिया जाता है, ब्राइब्स लिया जाता है, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट जो हमारे पास होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा रिच होते जाते हैं। जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव की अगर हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे वो कितना रिच था। फाइनली उसने सुसाइड किया था, बट ये है कि जितना भी अगर मैक्सिमम पोर्शन आप देखेंगे रिसोर्सेज, वो आपके रॉबर्ट क्लाइव के वहां पर जो पैलेस है उसका, यूनाइटेड किंगडम में, मतलब ब्रिटेन में, तो वहां पर आप देखेंगे बहुत सारे इंडियंस जो एंटीक चीजें हैं वहां पर उसके पैलेस में है। ठीक है, तो यहां से क्या पता चल रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट जो है बहुत ज्यादा है, मींस उनका ट्रेड बहुत ज्यादा यहां पर हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यही है, मतलब ऐसा ही होना चाहिए था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड बहुत ज्यादा है, मींस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट थे उनकी इनकम इंक्रीज हो गई। फाइनली क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका शेयर होल्डर कौन होता है? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। अब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को क्या चाहिए, मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या चाहिए? उनका शेयर चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाती है, मींस क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के पास जाती है कि हमें जो है कंपनी में लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। हमें कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, मींस लोन एटसेट्रा चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब मसला यहां पर यह है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो इतना ट्रेड कर रही है, प्रॉफिट उनके पास होना चाहिए था, शेयर जो है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को मिलना चाहिए था, लेकिन शेयर के बजाय अब ये क्या बता रहे हैं कि हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसमें लॉस हो रहा है, हमें गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए। अब जो हमारे पास ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सोचने लगी कि अगर इतना ट्रेड होने के बावजूद भी हमें कोई शेयर नहीं मिल रहा है, कंपनी डेट में जा रही है, कंपनी असिस्टेंस चाह रही है, फाइनल असिस्टेंस, इसका मतलब ये है इनका जो ट्रेडिंग अफेयर्स है उसमें मिसमैनेजमेंट है। क्या है? मिसमैनेजमेंट है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट आगे आ गई। क्यों? ताकि जितने भी अफेयर्स हैं कंपनी के, जो ट्रेडिंग अफेयर्स जितने भी कंपनी के हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए, मींस उनको चेक करने के लिए, उस चीज के लिए अब पहला लॉ बन जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। देखो यहां से स्टार्ट, इससे पहले कोई भी हमारे पास कंपनी जो आ गई, जैसे पोर्चुगीज आ गई, डच आ गई, फ्रेंच आ गई, कोई भी लॉ नहीं बना था उनकी पार्लियामेंट में कि वो लॉ जो है इंडिया में लागू किया जाएगा। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट अब पहला लॉ यहां पर बनाया जाएगा। अब क्या होता है, यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले यहां पर लॉ बनाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। वो लॉज जो हमारे पास होते हैं वो कुछ सीरीज ऑफ लॉज होते हैं जिन्हें हम रेगुलेटिंग एक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग
एक्ट्स या चार्टर एक्ट्स या कंपनीज एक्ट्स, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इनके अफेयर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर हैं, जो ट्रेडिंग अफेयर्स हैं, जो ट्रेड कॉमर्स वहां पर कर रहे हैं, सिविल अफेयर्स हैं, मिलिट्री अफेयर्स हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, वो जो मिसमैनेजमेंट हो रही थी, करप्शन हो रही थी, उनको रेगुलेट करने के लिए अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट यहां पर आती है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस स्टार्ट होता है। देखो एक्चुअली हम कहते हैं कि जब रिवोल्ट 1857 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 वो एनेक्ट किया जाता है, इंपोज किया जाता है इंडिया में, तो हम कहते हैं उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन इन्फ्लुएंस यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इनके अफेयर्स को कंट्रोल करना चाहती है इन एक्ट्स के थ्रू, इन लॉज के थ्रू। अब ये जितने भी हमारे पास यहां पर एक्ट जो है पास किए जाएंगे, वो रेगुलेट करेंगे, क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे ऑल अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, चाहे वो सिविल अफेयर हो, मिलिट्री अफेयर हो या पॉलिटिकल अफेयर हो, हर एक अफेयर जो है वो रेगुलेट कौन करेगा, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कुछ चार्टर एक्ट जो है एज अ टूल इस्तेमाल किया ताकि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करे। देखो यहां पर हमने क्या देखा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेडर के तौर पर इंडिया में आए, ट्रेडर के तौर पर। और इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन बैक करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, मीन क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट इसकी शेयर होल्डर थी। यहां पर उन्होंने मिलिटरली यहां पर अपनी पावर जो है वो इंक्रीज की। बहुत सारे रिच प्रोविंसेस इनके अंडर आए, मींस ट्रेड इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, ट्रेड इंक्रीज हुआ। अच्छा, ट्रेड अगर इंक्रीज हुआ इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा मुनाफा आना चाहिए, उनका शेयर जाना चाहिए। लेकिन उल्टा क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डेट में आ गई, ठीक है, कर्जे में आ गई। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर इतना ट्रेड करने के बावजूद भी कर्जे में आ रही है, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या लगा, इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, या जो हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की थी, इसको अब रेगुलेट करना पड़ेगा, इसके अफेयर्स को रेगुलेट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, चेक में रखना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा सच दैट कि हमें यह पता चलेगा कि यहां पर किस जगह पर मिसमैनेजमेंट हो रही है, अगर करप्शन हो रही है तो उसको अवॉइड कैसे करेंगे, उसको खत्म कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने बहुत सारे लॉज जो हैं यहां पर इंपोज किए, बहुत सारे लॉज जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किए, उनको हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट्स या चार्टर एक्ट या कंपनीज एक्ट। ये लॉज की अगर हम बात करेंगे, ये चार्टर्स की अगर हम बात करेंगे, ये स्पेशली क्या होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी है। मतलब ये जो हमारे पास चार्टर एक्ट्स या रेगुलेटिंग एक्ट्स जो हैं, ये हमारे पास इंपोज करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस के, मतलब ये कंडीशन आपको फॉलो करना है जब आपने इंडिया में ट्रेड करना है, ठीक है कि नहीं, ये कंडीशन इनको फॉलो करना है। इसमें से इन सब चार्टर में जो कंडीशन इन्होंने फॉलो करनी है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हर 20 साल के बाद रिवाइज करेगी। ये जितनी भी कंडीशन है, सपोज सबसे पहला अगर स्टार्ट करेंगे 1773 से स्टार्ट होता है, सबसे पहला चार्टर जो है वो 1773 में पास किया जाता है, तो उसके बाद 20 साल के बाद फिर से और कंडीशन इंपोज किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा, कुछ चेंजिंग लाई जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजिंग लाई जाएगी, जो हमारे पास कंपनी है उसमें चेंजेस लाई जाएगी। तो इसलिए जो है हमारे पास बहुत सारे चार्टर्स जो हैं, रेगुलेटिंग एक्ट जो हैं वो पास किए जाते थे, इसलिए ताकि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही है, ताकि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करेंगे उसको रेगुलेट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला अगर आ जाता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है और पहला ला जो पास किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो होता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब देखो ये जो है हमारे पास, इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। इसका इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि सबसे पहले जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करना या रेगुलेट करना स्टार्ट किया। क्या किया, ये वाला एक्ट जो है इसकी सिग्निफिकेंस ये है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम कहेंगे इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इससे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे, सिर्फ शेयर होल्डर था, बस प्रॉफिट में कुछ शेयर देना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। लेकिन ये पहला स्टेप था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल करने लगी किसको, अफेयर, जितने भी अफेयर्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग अफेयर्स, उन पे डायरेक्टली कंट्रोल करने का स्टार्ट यहां से किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि जो हमारे पास बंगाल में ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, जो अभी मैंने कहा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था, दीवानी एंड निजामत, उसको एबॉलिश किया। क्या किया, एबॉलिश किया। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि अब रेगुलेट करना है,
रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, इसके थ्रू जो है इसमें टर्म जितने भी इसमें पॉइंट लिखे जाएंगे वो होगी टर्म्स एंड कंडीशन कि ये फॉलो करना है कंपनी को। सबसे पहले हमारे पास ये है कि ये पहला स्टेप था, ये सबसे पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्टली कि कंपनीज के अफेयर को कंट्रोल करना है, कंपनीज के अफेयर को चेक करना है, मींस एक चेक्स और बैलेंस में रखना है, ठीक है कि नहीं? कुछ ना कुछ कंपनी जो होनी चाहिए हर एक चीज के लिए, कितना रेवेन्यू आ गया, कितना एक्सपेंडिचर हो गया, कितने एक्सपेंसेस आ गए, उन सब का जवाब देना था। मींस एक अकाउंटेबल बनाई गई कंपनी जो है, अकाउंटेबल बनाई गई टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को आपको ये सब कुछ जवाब देना है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप है या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को अकाउंटेबल बनाया। दूसरा ये है कि बंगाल में जो ड्यूअल सिस्टम चल रहा था उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप हमारे पास है, ये तो अगर हम बात करेंगे जब हमारे पास 1773 की अगर हम बात करेंगे, इसके आसपास हमारे पास ब्रिटिश एम्पायर की अगर हम बात करेंगे, ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर फिलहाल हम बात करेंगे, इसके तीन मेन इंपॉर्टेंट पावर्स, मेन इंपॉर्टेंट सीट्स जो थी जहां पर इनका ज्यादा पावर था वो था हमारे पास प्रोविंसेस की अगर हम बात करेंगे, एक था मुंबई, दूसरा था मद्रास और तीसरा था बंगाल। मुंबई, मद्रास और बंगाल। अभी जो तीन जगह थी हमारे पास, मुंबई, मद्रास और बंगाल। मुंबई, मद्रास और बंगाल में होते थे गवर्नर्स। क्या होते थे? गवर्नर्स। गवर्नर्स, इन गवर्नर के पास दो किस्म की पावर थी। हर एक गवर्नर के पास दो किस्म की पावर थी, एग्जीक्यूटिव पावर भी थी, लेजिस्लेटिव भी। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव। हमारे पास उस टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर तीन मैन प्रोविंसेस थे, तीन मैन पावर थे या तीन मैन सीट थी। एक था मुंबई जो इनिशियली इनको मिला था पोर्चुगीज से, उसके बाद मद्रास, उसके बाद बंगाल, ठीक है कि नहीं? इन तीनों जगहों पर गवर्नर होते थे। गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर भी होती थी और लेजिस्लेटिव पावर भी होती थी, ठीक है, दोनों पावर। अब क्या हुआ, इस एक्ट के थ्रू जब ये एक्ट पास किया गया, ये बताया गया कि जो मद्रास का गवर्नर है, जो मुंबई का गवर्नर है, जो मद्रास का गवर्नर है, उनकी लेजिस्लेटिव पावर जो है आहिस्ता आहिस्ता इन लेजिस्लेटिव पावर जो है गवर्नर ऑफ बंगाल को दी जाएगी। आहिस्ता स्टार्ट किया, पूरा कंप्लीटली यहां से नहीं दिया। मींस गवर्नर बंगाल, मुंबई के पास, मद्रास के पास कुछ लेजिस्लेटिव पावर है, लेकिन यहां से अब कुछ कुछ लेजिस्लेटिव पावर जो है वो स्टार्ट की गई, वो स्टार्ट, मैं कह रहा हूं स्टार्ट की गई, किसको देना? गवर्नर ऑफ बंगाल को। इसका मतलब यह है कि यहां से हमें थोड़ा आइडिया मिल रहा है कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई का गवर्नर, मींस बंबई तब हम कहते थे, बंबई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर, इनकी लेजिस्लेटिव पावर जो है आहिस्ता आहिस्ता किसको दी गई? बंगाल को, इस एक्ट के अंदर। मींस अब लेजिस्लेटिव पावर जो है वो किसको देनी है? आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया यहां से कि बंगाल के गवर्नर के पास ज्यादा से ज्यादा लेजिस्लेटिव पावर होनी चाहिए, तो यहां से स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब ये है जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको सेंट्रलाइज किया गया। क्या किया? सेंट्रलाइज। अच्छा, जब भी पावर सेंट्रलाइज की जाती है तो उसको हम कहते हैं इंपेरियलिज्म या कोलोनियलिज्म। तो यहां पर कोलोनाइजेशन जो है रेगुलेटरी एक्ट 1773 के थ्रू स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, कंप्लीट नहीं होता है, इनिशिएट होता है। अब जब इस गवर्नर और इस गवर्नर, मुंबई और मद्रास के गवर्नर की लेजिस्लेटिव पावर बंगाल के गवर्नर को दी जाती है, अब ये गवर्नर नहीं रहता है, अब इसको कहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसको अब किस चीज से डेजिग्नेट किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखो, गवर्नर ऑफ मुंबई और गवर्नर ऑफ मद्रास जो है, इनकी लेजिस्लेटिव पावर जो है वो इनिशिएट की गई, स्टार्ट की गई, किसको देना? गवर्नर ऑफ बंगाल के पास। तो यहां पर क्या होता है कि लेजिस्लेटिव पावर जो है उसको सेंट्रलाइज किया जाता है। मींस कोलोनाइजेशन जो है ब्रिटिशर्स का यहां से स्टार्ट होता है। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, गवर्नर ऑफ बंगाल जो है उसको डेजिग्नेट किया जाता है एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि इसके पास अब लेजिस्लेटिव पावर इंक्रीज हुई। अब जब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया तो इसके साथ इसको असिस्ट करने के लिए, इसको असिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए यहां पर असिस्ट करने के लिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाई गई, काउंसिल बनाई गई। इस काउंसिल में 4 मेंबर होते थे जो कि इसको असिस्ट करते थे। ओरिजिनली अगर हम बात करेंगे, ये काउंसिल जो थी 4 मेंबर की, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, लेकिन एट द सेम टाइम ये लेजिस्लेटिव फंक्शन भी करती थी। मतलब इसके लेजिस्लेटिव फंक्शन भी होता था, एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी होता था। जैसे अभी अगर हम देखेंगे करंट सिनेरियो में इंडिया में जो हमारे पास पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में जो हमारे पास मेंबर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं जो कैबिनेट में है, एट द सेम टाइम वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी, जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी उनके पास होते हैं और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी होते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर क्या होता था, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है वो 4 मेंबर की बॉडी थी, लेकिन अगर हम ओरिजिनली कहेंगे ये प्राइमरली क्या थी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इसके पास लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी थे। यहां पर गवर्नर ऑफ बंगाल की अगर हम बात करेंगे, उसको डेजिग्नेशन क्या दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, जब इस पे लेजिस्लेटिव पावर इसकी इंक्रीज की गई। और गवर्नर ऑफ मद्रास और मुंबई की लेजिस्लेटिव पावर जो है डिक्रीज की गई। इस तरीके से इसका पावर इंक्रीज हुआ और इसको डेजिग्नेशन ये मिला। और इसके साथ एक काउंसिल क्रिएट की गई, इसको कलकत्ता काउंसिल भी कहा जाता था या काउंसिल ऑफ 4 भी कहा जाता था, ठीक है कि नहीं? इसकी एग्जीक्यूटिव, प्राइमरली इसका फंक्शन क्या था? एग्जीक्यूटिव, लेकिन एट द सेम टाइम ये लेजिस्लेशन भी बनाता था, मतलब लेजिस्लेशन भी, लॉ मेकिंग प्रोसेस भी ये करता था, और साथ में इसका लेजिस्लेटिव भी फंक्शन था। तो जैसे अब प्रेजेंट टाइम में हमारे पास होता था, यहां पर अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की अगर हम बात करेंगे वो था वैरन हेस्टिंग,
वेस्टिंग। वारन हेस्टिंग ही था जिसने ड्यूअल सिस्टम जो है वो एबॉलिश किया था बंगाल पे। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इस एक्ट के। और इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इसके अलावा इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या था इस एक्ट का, यहां पर हमारे पास जो बंगाल में या इंडिया जो है, ब्रिटिश इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या करेगी, एक गवर्निंग बॉडी बनाएगी। क्या बनाएगी, ये एक्ट के अंडर है कंडीशन, गवर्निंग बॉडी इसे बनानी पड़ेगी जिसको कहेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या कहेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और ये गवर्निंग बॉडी जो है ये चेक करेगी अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ये है कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर करेगी, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, हर एक सिविल अफेयर, हर एक मिलिट्री अफेयर, हर एक का जवाब जो है वो देगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस एक्ट के अंडर क्या करना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक गवर्निंग बॉडी बनानी है जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहेंगे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो चेक रखेगी, वो मतलब नजर रखेगी, वो कंट्रोल करेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, वो एक्सपेंडिचर हो, रेवेन्यू हो, सिविल अफेयर हो, मिलिट्री अफेयर हो, हर एक अफेयर को स्कैन करने के बाद मतलब वो जो है वो आंसर देगी इस सब का, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अकाउंटेबल बनाया गया, ठीक है कि नहीं, ये अकाउंटेबल बनाया गया टुवर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इसको आंसर देना पड़ेगा, पहले इसको आंसर नहीं देना पड़ रहा था, अब आंसर देना पड़ेगा, इस तरीके से इसको अकाउंटेबल बनाया गया। और उसके बाद ये कहा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी हमारे पास सिविल सर्वेंट्स हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं, वो कोई भी ब्राइब नहीं लेंगे, वो कोई भी ब्राइब नहीं लेंगे, वो कोई भी प्रेजेंट नहीं लेंगे जो इंडिया के नेटिव्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कौन करता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कंट्रोल कौन करता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। किसके थ्रू, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्नर जनरल इन काउंसिल मींस एक एग्जीक्यूटिव बॉडी इनको कंट्रोल करती है। साथ में इनको ही कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में, ठीक है, 1774 में। और ये आ गया जुडिशरी। अब जुडिशरी भी इस पे कंट्रोल करेगी, एग्जीक्यूटिव भी कंट्रोल करेगी और जुडिशरी भी इस पे कंट्रोल करेगी। मींस अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे ड्यूअल कंट्रोल आ गया, ड्यूअल कंट्रोल मीन ड्यूअल चेक आ गया, ठीक है कि नहीं। दो किस्म के बॉडीज जो हैं वो इस पे कंट्रोल रखेंगी, जुडिशरी भी कंट्रोल रखेगी और एग्जीक्यूटिव भी कंट्रोल रखेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी इसके अंडर, क्या कहते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर जो कंपनी को मानना था। अच्छा, यहां पर सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला चीफ जस्टिस जो यहां पर था वो था एलजे इम्फे, ठीक है। तो दिस वाज नॉट ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस वाज इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट वेरी रेगुलेटिंग एक्ट, दैट इज 1773. तो tomorrow we will be discussing about some limitations of this act and then amending act and Pitt's India Act, and after that we will be continuing this series, this entire historical background. After that we will continue the next lectures which are in the syllabus. Thanks.